Hello students, from this video we are starting the next section of electrostatic topic, which is the capacitance and the capacitor. In today's lecture we are going to discuss the four basic concepts related to the capacitor, in which the first concept is the capacitance of a capacitor. इसमें हम capacitance की definition, formula और उसका unit इसके बारे में discuss करने वाले हैं. बाद में the second concept, that is the capacitance of an isolated spherical conductor. किसी spherical conductor का अगर हमें capacitance calculate करना है तो उसके लिए हम formula derive करने वाले हैं. The next concept will be the concept of capacitor. What is capacitor? Their types, how it works और its manufacturing. इसका construction किस तरह से होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहने वाले हैं यहाँ पे capacitance of a conductor. तो what is capacitance? Capacitance is a simple concept. कैपेसिटेंस का मतलब जो है वो सिंपल है. कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर और टू होल्ड द चार्जेस इन इट. किसी भी कंडक्टर की चार्जेस को स्टोर करने की या होल्ड करके रखने की जो एबिलिटी होती है उसके मेजर को हम बोलने वाले हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कैपेसिटी भी बोल सकते हैं. कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी? किसी कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. तो किसी भी चार्ज को अगर स्टोर करना हो तो हमें किसी मटेरियल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चार्ज को हम जिसमें स्टोर करने वाले हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो भी आसानी से उस चार्ज को क्या करे, स्टोर करें. We are familiar with the one component, electrical component, which is resistor. Resistor का काम क्या होता है? Resistor limits the flow of current. Resistor में heat dissipate होती है, work done भी होता है, but resistor can't store or hold the charges. Resistor में किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती. तो अगर हमें किस चार्ज को स्टोर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है, तो हमें एक नया डिवाइस, एक नया कंपोनेंट यहाँ पे बनाना होगा और उसी डिवाइस को हम बोलने वाले हैं हमारा कैपेसिटर. कैपेसिटर में हम चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. टू स्टोर द चार्जेस वी नीड ए सर्टेन मटेरियल. तो कौन सा मटेरियल यहाँ पे सुटेबल है चार्ज को स्टोर करने के लिए? किस टाइप का मीडियम हम यूज कर सकते हैं? द आंसर इज कंडक्टर. कंडक्टर्स हम यूज कर सकते हैं चार्ज को स्टोर करने में. कंडक्टर्स आसानी से चार्जेस को स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं, इसलिए हम चार्ज को स्टोर करने के लिए कंडक्टर्स का यूज करने वाले हैं. तो अगर हमने मान लिया वी हैव ए कंडक्टिंग स्फीयर, हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग है और हम इसमें चार्ज को स्टोर करने वाले हैं. तो अगर हमने इसे चार्ज दिया, मान लेते हैं मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया और मैंने इस पे एक सिंगल वन पॉजिटिव चार्ज ऐड किया, इसमें मैंने एक चार्ज क्या किया, ऐड किया. बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. एंड इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो. इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है उस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ. तो मान लेते हैं हमने अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज किया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इन सराउंडिंग स्पेस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द चार्ज. मैं इसमें और चार्जेस ऐड करने वाला हूं. मैंने इसमें और थोड़े चार्जेस क्या किए, ऐड किए. नाउ व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. वी नो अबाउट दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो चार्ज जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसका मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं कि चार्ज
इसके लिए मैं सपोज यहाँ पे सिंबल लेता हूं कैपिटल Q, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक बात याद रखिए, नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी गिव द चार्जेस, मोर चार्जेस टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर। इसे हमने और क्या किए, यहाँ पे चार्जेस अप्लाई किए, इस पे और चार्जेस इसे दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू और यहाँ पे क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो अगर मैं इसे चार्ज देता रहा तो ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर कंटिन्यूअसली चार्ज को रिसीव करता रहेगा, लेता रहेगा, या फिर इसे कोई लिमिट होगा। मतलब ये कंडक्टर कितने चार्जेस को स्टोर करेगा, कितने चार्जेस, हम तो इसे चार्जेस दे रहे हैं पर इसकी कुछ कैपेसिटी होगी या इस पे कुछ लिमिट होगा, उसके आगे चार्ज को रिसीव करना, चार्ज को स्टोर करना क्या करेगा, बंद करेगा। इस तरह से कुछ लिमिट हो सकता है क्या, तो यस, देयर इज ए लिमिट, देयर इज एन अपर लिमिट फॉर दिस कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस और टू होल्ड द चार्जेस इन इट। इसमें इस कंडक्टर में एक लिमिट होता है, उससे आगे ये कंडक्टर चार्जेस को स्टोर नहीं करता, मतलब उससे आगे ये चार्जेस को रिसीव नहीं करता, चार्जेस रिसीव करना बंद करता है। अगर हमने इसे दिया फिर भी इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब उससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो ये इसके ऊपर जो लिमिट है, ये लिमिट किस वजह से है, इसके लिए 2-3 रीजन है। मेन रीजन तो यह है कि यहाँ पे इसका जो शेप होता है, इसकी जो साइज होती है, उस पे तो डिपेंड करेगा ही कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, बट द मेन रीजन इज द सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पे इस चार्ज के, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में मान लेते हैं हम यहाँ पे एयर मीडियम है, मतलब यहाँ पे ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई मेटल होगा, और सराउंडिंग में जो मीडियम है वो कौन सा है, यहाँ पे एयर मीडियम है। In this air, there is a molecules. There are some molecules of gases, different gases, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, different gases के यहाँ पे क्या होंगे, एयर के molecules होंगे, atoms होंगे। In this atom, there are positive charges in the nucleus and there are negative charges which we call electrons that revolves in the surrounding space of nucleus. तो किसी भी मोलिक्यूल हो या एटम हो, दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। जब हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो अगर हमने इस पे जो चार्ज है, इसे चार्ज ऐड किया और ऐड किया, क्योंकि हम इसे तो चार्ज कर रहे हैं, मतलब इसमें चार्जेस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो हमने कुछ चार्जेस ऐड किए, यहाँ पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द मोलिक्यूल्स गेट्स स्ट्रेच्ड। इन मोलिक्यूल का क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज एन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बोथ द चार्जेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल्स द पॉजिटिव चार्जेस एंड अट्रैक्ट्स द negative charges from this molecule, and because of this electrostatic force the molecules in these molecules gets stretched। मतलब यहाँ पे इस मोलेक्यूल का क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक्स में देखा था। तो स्ट्रेचिंग क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पर इसमें भी एक बॉन्डिंग फोर्स होता है, इसमें भी एक मोलेक्यूल का एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये मोलेक्यूल क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। तो हमने इसमें और चार्जेस ऐड किए, यहाँ पे इस स्फेरिकल कंडक्टर पे मैंने और चार्जेस क्या किए, ऐड किए, इसमें और चार्जेस ऐड किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज वी नो द फोर्स का फॉर्मूला जो है F इक्वल टू Q होता है। तो अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, एंड दैट इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द फोर्स ऑन दीज चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू और क्या हुई, इंक्रीज हुई, और ये मोलिक्यूल और ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। मतलब यहाँ पे मोलिक्यूल्स और ज्यादा स्ट्रेच हुए। तो मान लेते हैं हम इसमें चार्जेस ऐड करते जा रहे हैं, और जो सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मोलिक्यूल्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। पर ये स्ट्रेच हुआ है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। मान लेता है हमें, यहाँ पे मैंने इस चार्ज कंडक्टर पे 100 चार्जेस यहाँ मैंने क्या किए थे, ऐड किए थे। इसमें मैंने कितने चार्जेस स्टोर किए हैं, 100 एक मान लेते हैं। तो इन 100 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है,
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेचेस द मोलेक्यूल, मोलेक्यूल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रेच किया है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। अगर हमने इससे ज्यादा इसे स्ट्रेच किया तो ये ब्रेक होगा। तो अगर इससे ज्यादा इसे स्ट्रेच करना हो तो हमें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड फॉर दैट वी ऐड वन मोर चार्ज। मैं यहाँ पे इस कंडक्टर पे और एक चार्ज इसमें ऐड करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड किया, तो चार्जेस टोटल कितने हुए, 101। अब इस ये जो एडिशनल चार्ज दिया है हमने 100 से 100 से ज्यादा, जो हमने एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ऐड किया, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और क्या हुई, इंक्रीज हुई। एंड एट दिस स्टेज द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस मोलिक्यूल now the less than that the electrostatic force applied by the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे इसके रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा होता है। एंड द मोलिक्यूल्स गेट्स ब्रेक डाउन, ये मोलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसे हम आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो गैसेस है उनका क्या हुआ, वो हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर की तरफ यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ अगर हमने सोचा कि यहाँ हमने क्या किया था, 100 चार्जेस जब तक थे तब तक मोलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, मतलब इस स्फीयर पे 100 चार्जेस थे। जब हमने उसके ऊपर एक चार्ज यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल वन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज एंड द मोलिक्यूल गेट्स ब्रेक डाउन, मोलिक्यूल का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक डाउन वन निगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्फेरिकल कंडक्टर, इस कंडक्टर में एक निगेटिव चार्ज भी आया। तो इसमें एक निगेटिव चार्ज आया, तो निगेटिव चार्ज आने से टोटल चार्ज कितना हुआ, 100। मतलब हमने यहाँ पे 100 से ज्यादा जो एक सिंगल चार्ज ऐड किया था, उस चार्ज को ऐड करने पर भी इस स्फेरिकल कंडक्टर का रिजल्टेंट जो चार्ज है वो कितना है, अभी भी 100 ही है। मतलब हमने 100 से ज्यादा एक चार्ज ऐड किया पर टोटल चार्ज स्फीयर का 100 ही रहा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ के एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, न्यूट्रल किया, ऐसा मान लेते हैं हम। तो अगर क्या होगा, हमने इसे मोर चार्जेस ऐड किए, तो हमने यहाँ पे इस पे ऑलरेडी 100 चार्जेस है, हमने इस पे और कुछ चार्जेस ऐड किए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ और 10 चार्जेस ऐड किए। तो यहाँ पे मैंने इस पे 100 से ज्यादा 10 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे क्या किया, ऐड किए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ने ही वाली है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। मोर मोलिक्यूल्स गेट स्ट्रेच एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द मोलिक्यूल, इस मोलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, और वो स्फेरिकल कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने 10 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे 100 से ज्यादा ऐड किए थे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होते हैं, कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो टोटल चार्ज तो फिर भी 100 ही रहा। मतलब हम इस स्फेरिकल कंडक्टर में 100 से ज्यादा जितने भी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ऐड करेंगे, उन पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो एयर में मोलिक्यूल्स है, वो मोलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और उनमें से जो निगेटिव चार्जेस थे, वो निगेटिव चार्जेस इस स्फेरिकल कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इसका जो चार्ज है वो चार्ज 100 ही रहता है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर में हम 100 से ज्यादा 100 कूलम से, मतलब 100 एक नंबर लिया है मैंने, 100 से ज्यादा चार्जेस हम इस स्फीयर में ऐड नहीं कर सकते। क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे 100 से ज्यादा चार्जेस को ऐड किया तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं। और यहाँ पे जो एयर है, एयर तो इंसुलेटिंग है, इस स्फीयर पे जो भी पॉजिटिव चार्जेस है ये कभी एयर में लीक नहीं होते हैं, क्योंकि एयर इज दी परफेक्ट इंसुलेटर। एयर किसी चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा या फिर लीक नहीं होगा। पर अगर हम इसे 100 से ज्यादा चार्जेस यहाँ पे स्टोर करेंगे तो एयर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो ब्रेक होती है, और एयर में भी चार्जेस क्या होते हैं, लीक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एयर में से आयोनाइज होके इस स्फेरिकल कंडक्टर में आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होंगे, और यहाँ पे इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिमिट होगी। मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर में हम 100 से ज्यादा चार्जेस ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब वही इसकी क्या है, लिमिट है।
यही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम चार्ज को स्टोर करेंगे, किसी भी कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर में अगर हमें चार्जेस को स्टोर करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम चार्ज को क्या कर नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो हर एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, डिफरेंट मटेरियल हो तो वो कैपेसिटी अलग अलग होगी, और इसी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उस कंडक्टर की वो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, जिसे हम बोलने वाले हैं कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? थ्योरेटिकली अगर हमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर और टू होल्ड द चार्जेस इन इट। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम डिराइव करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो सराउंडिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप होता है इन स्टोर किए हुए चार्जेस की वजह से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड होता है। मतलब यहाँ हम जितना ज्यादा चार्जेस इस स्फेरिकल कंडक्टर पे ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी ली तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेता, Q equal to CV, and this proportionality constant C is nothing but the capacitance of that conductor। इस कंडक्टर का ये C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इससे तैयार होगा C इक्वल टू Q बाय V। C का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, Q बाय V। कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। एक सिंपल फॉर्मूला है, the unit used for the capacitance is farad। कैपेसिटेंस के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट कौन सा होता है, फैरेड होता है। फैरेड ये जो यूनिट है, दिस यूनिट इज ए वेरी बिग यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। किसी भी कंडक्टर, नेचर में, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होगा, शायद नहीं होगा कि जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। बाद में मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं कि हमारे अब अर्थ को अगर हमने मान लिया कि कंडक्टर है तो उसकी भी कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट याद रखिए आप कि कैपेसिटेंस अगर हमें मेजर करना है, कैपेसिटेंस हम फैरेड में मेजर करने वाले हैं। फैरेड ये कैपेसिटेंस का क्या है, यूनिट है। और इसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज की, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस कंडक्टर ने अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर किया और उसका पोटेंशियल, मतलब अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर ने 1 कूलम चार्ज यहाँ पे किया होगा, स्टोर किया होगा, और इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट से बढ़ा तो हम बोलेंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1 फैरेड। सो दिस इज अबाउट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम बोलेंगे क्या, कैपेसिटेंस। सिंबल इसके लिए यूज किया है C, कैपिटल C सिंबल होता है कैपेसिटेंस के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमने किसी कंडक्टर को चार्ज किया तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले ये बेसिक फॉर्मूला। मतलब कैपेसिटेंस का हमने अभी जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार किया है, इस कैपेसिटेंस C इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला है C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चलिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, मान लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल क्या है, यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल R। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसकी रेडियस यहाँ पे हमने कितनी ली है, कैपिटल R ली है। और वी आर गोइंग टू कैलकुलेट
द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी का फॉर्मूला तो हमें यहाँ पता है, चार्ज अपॉन क्या है, पोटेंशियल है। तो मान लेते हैं कि हम इसे चार्ज कर रहे हैं और इस पे इसके सरफेस के ऊपर हमने चार्जेस क्या किए, ऐड किए हैं। मतलब हमने इसे चार्ज किया और चार्ज करते करते हमने इस पे जो टोटल चार्ज यहाँ पे स्टोर किया है वो है कैपिटल क्यू। मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर पे अब कितने चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू चार्जेस है। एंड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड आउटसाइड एंड इनसाइड दिस कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब इस कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट इनटू चार्ज। इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यों है, अपॉन रेडियस। मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे इतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्योंकि हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था किसी स्फेरिकल चार्ज की वजह से, वो था Q बाय R। R का मतलब डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेने वाले हैं इस कंडक्टर की सरफेस पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब कैपिटल R रेडियस लिया है। एंड वी नो दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सेम एट द इनसाइड ऑफ दैट कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो इस स्फेरिकल कंडक्टर में हमने चार्जेस ऐड किए हैं कैपिटल क्यू, बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड फी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो हमें क्या करना है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की हमें कैलकुलेट करनी है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूला का हमने अगर यूज किया तो C इक्वल टू चार्ज मतलब Q, और पोटेंशियल का हमने अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q बाय R। तो यहाँ पे चार्ज कैंसल होगा और हमें कैपेसिटेंस का C का जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। सिंपल फॉर्मूला हमें मिला है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कुछ भी इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। मतलब हमें पता चलेगा कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेडियस पे इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, डिपेंड है। अभी मैंने बताया था कि हम कैपेसिटेंस जो मेजर करते हैं वो किसमें, फैरेड में। तो अगर हमें हमारे अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ। लेट्स सी क्या होगा। मान लेते हैं कि हमने किसी बड़े कंडक्टर को यहाँ क्या किया है, चार्ज किया। एक बड़ा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस कितनी है हमें पता नहीं है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, और उसे हमने क्या किया है, यहाँ पे चार्ज किया है। और चार्ज करने पर उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो वैल्यू मान लेते हैं 1 फैरेड है। मतलब एक कंडक्टर को हमने चार्ज किया है और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1 फैरेड। तो अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड होगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो इस फॉर्मूला का अगर हमने यूज किया तो फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर हमने इसे यूज किया तो R इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। यहाँ पे C की वैल्यू तो 1 फैरेड हमने कंसिडर किया है और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 1। तो ये मीटर में आ गया, इसका मतलब 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। इतनी क्या आ गई उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस। मगर इसका मतलब यह हुआ कि इफ the capacitance of a spherical conductor is 1 farad, then the radius of that spherical conductor should be 9 into 10⁻⁶ किलोमीटर। मतलब ये कितना बड़ा हुआ। हमारे अर्थ की रेडियस कितनी है, हमारे अर्थ की रेडियस है 9 into 10⁻³ किलोमीटर, इतनी है। मतलब ये रेडियस तो हमारे अर्थ से भी बहुत बड़ी हो गई। मतलब हमारे अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरेड नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था फैरेड 1 फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट।
कैपेसिटी, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा स्मॉल होती है, इसलिए हम इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी यूज करने वाले हैं। इसके स्मॉलर यूनिट्स का मतलब यह है कि मिली फैरेड यूज कर सकते हैं, माइक्रो फैरेड हो, नैनो फैरेड हो या पिको फैरेड हो। मेनली कैपेसिटेंस माइक्रो, नैनो या पिको फैरेड में ही हमें मिलता है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का इस फॉर्मूला का यूज करके हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, now let's see what is capacitor. Capacitor is an electric component that can be used to store the electric charges or electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज को अगर स्टोर करना है तो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। सो व्हाट इज कैपेसिटर? इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत होती है? कंडक्टर्स। कंडक्टर में ही हम क्या करते हैं? चार्ज को स्टोर करते हैं। So, to prepare a capacitor or to produce a capacitor, we need conductors. But there is a certain limit to store the charges in conductor. किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमें उसी लिमिट को इंक्रीज करना है। कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, इसका मतलब यही है कि किसी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की लिमिट है, उस लिमिट को हम क्या करने वाले हैं? इंक्रीज करने वाले। मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करेंगे? हम स्टोर करेंगे। सो टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर ए कैपेसिटर वी नीड कंडक्टर्स। कैपेसिटर को भी हम कंडक्टर का यूज करके ही यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि कंडक्टर में ही हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। सो टू प्रोड्यूस कैपेसिटर वी नीड कंडक्टर्स। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं। ये डिपेंड होता है उसकी शेप पे, साइज पे। तो हम मेनली जो हम इसमें से जो टाइप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम मेटालिक प्लेट्स का यूज करने वाले हैं कैपेसिटर को प्रोड्यूस करने में। एक सिंपल कंसेप्ट है। तो कैपेसिटर में अगर चार्ज स्टोर करना है, सो वी नीड कंडक्टर्स। फॉर दैट वी आर यूजिंग मेटल प्लेट्स। मान लेते हैं कि मेटालिक प्लेट है। एक मेटालिक क्या है? ये एक मेटालिक प्लेट है। जिस मेटालिक प्लेट को मैं इस तरह से अगर रखता हूं यहाँ पे, सो वी सी दिस पार्ट, तो हमें प्लेट तो दिखाई नहीं देगी। दिस इज द सरफेस ऑफ प्लेट एंड दिस इज द एज ऑफ दिस प्लेट। सो आई एम टेकिंग वन मेटालिक लाइक दिस रेक्टेंगुलर मेटालिक प्लेट्स। तो मैं यहाँ पे कुछ मेटालिक रेक्टेंगुलर प्लेट्स लेने वाला हूं। तो अगर हमने मेटालिक प्लेट यहाँ पे कुछ कंसीडर की, सपोज दिस इज द मेटालिक प्लेट। यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट है एंड नाउ वी आर गोइंग टू चार्ज दिस प्लेट। इस मेटालिक प्लेट को हमें क्या करना है? चार्ज करना है। मतलब इस पे हम कुछ चार्ज को ऐड करने वाले हैं। मैंने इसे चार्ज किया है एंड नाउ the charges on the metal plate will be Q. इस मेटल प्लेट पे अब कितने चार्जेस है? कैपिटल Q. And because of this charges Q, there is a certain potential V. यहाँ पे पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ है? V. Because of this charge Q. मतलब हमने इस मेटल प्लेट में अब Q चार्जेस क्या किए हैं? स्टोर किए हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे फी इतना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है। तो इससे आगे मतलब Q से ज्यादा चार्जेस हम इस प्लेट में स्टोर नहीं कर सकते। मतलब इसकी लिमिट यहाँ पे खत्म हुई। इसमें और ज्यादा चार्जेस हम स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इस प्लेट की कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर इंक्रीज करना हो, मतलब इसमें और ज्यादा चार्ज को स्टोर करना हो, तो इस प्लेट की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी C इक्वल टू Q बाई V। ये तो फॉर्मूला हमें पता है। कैपेसिटेंस C इक्वल टू फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को, मतलब C को अगर हमें इंक्रीज करना है, मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो क्या करना होगा? तो कैपेसिटी इंक्रीज करनी है मतलब चार्ज ज्यादा स्टोर करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चार्ज तो इंक्रीज करने हैं, मतलब इसमें और चार्जेस को क्या करना है? ऐड करना है। पर
अगर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी तो इनवर्सली है। तो हमें क्या करना है, चार्ज को तो इंक्रीज करना है पर पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देना है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बढ़ाना नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर इंक्रीज नहीं होने देना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर दैट वी आर टेकिंग दी अनदर प्लेट। मैं यहाँ पे एक दूसरी मेटल प्लेट कंसिडर करता हूं। सपोज देयर इज एन अनदर मेटल प्लेट, एक आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, मतलब जो फर्स्ट प्लेट है उसी टाइप की सेम मटेरियल की एक दूसरी मेटल प्लेट में यहाँ पे प्लेस करता हूं। इनिशियली इट इज ए न्यूट्रल मेटल प्लेट, मतलब ये इनिशियली चार्ज नहीं है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं, पर ये सेकेंड प्लेट इज क्लोज टू दी फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट के एकदम नियर में यहाँ पे एक सेकेंड प्लेट हमने क्या किया है, प्लेस किया है। फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है, क्यों, इसके और इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे फी है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेकेंड प्लेट आ गई, एंड बिकॉज ऑफ द चार्जिंग बाय इंडक्शन इस प्लेट की इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों पे चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। दैट इंड्यूस्ड चार्जेस आर बिकॉज ऑफ द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे अगर हमने सोचा कि इसके इनर सरफेस पे किस टाइप के चार्जेस यहाँ इंड्यूस होंगे, तो वो होंगे निगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इसमें से नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एंड ऑन द आउटर सरफेस देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, इसके आउटर सरफेस पे अब क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। मतलब यहाँ इस सरफेस सेकेंड प्लेट के सरफेस पे दोनों टाइप के चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं। ऑन द इनर सरफेस देयर आर नेगेटिव चार्जेस एंड ऑन द आउटर सरफेस देयर आर पॉजिटिव चार्जेस। मान लेते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए हैं दैट चार्जेस आर -q1, so the outer surface positive charges are +q1, क्योंकि चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों तरफ चार्ज सेम अमाउंट में क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे इस सेकेंड प्लेट पे अब कितने चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, q1, और ये जो चार्जेस है ये दोनों तरफ है, मतलब निगेटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, सोचिए यहाँ पे जो फी पोटेंशियल है ये किसका था, ये फर्स्ट प्लेट का था। Now there is another charges on second plate and because of the charges there is an additional electric potential। मान लेते हैं कि सेकेंड प्लेट पे जो निगेटिव चार्जेस है उनकी वजह से जो पोटेंशियल है वो है यहाँ पे F1। F1 is the electric potential due to all these negative charges, that's why it is -V1, and the electric potential due to all these positive charges will be +V1। पोटेंशियल दोनों का सेम ही होगा, पर ये पोटेंशियल यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव पोटेंशियल है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। तो यहाँ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फी इक्वल टू फी, इसे बोलते हैं हम फी डैश बोलते हैं। फी डैश का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फी -V1 +V1, क्योंकि हम अगर सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है तो हम सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलजेब्रिक सम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो फी डैश की वैल्यू तो फी के बराबर ही हमें मिलती है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होगा भी अगर वो स्मॉल होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इसकी वजह से कम तो नहीं हुई है। अब मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू है इस कंडक्टर की फर्स्ट प्लेट की, ये फर्स्ट प्लेट की वैल्यू है C1। यहाँ पे C1 का क्या मतलब, C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट 1। अब हमने सेकेंड प्लेट यहाँ पे प्लेस की, सेकेंड प्लेट के दोनों सरफेस पे इंड्यूस हुए चार्जेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड चार्जेस देयर आर सम एडिशनल पोटेंशियल -V1 एंड +V1 and now the changed electric potential will be same। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है तो कैपेसिटेंस भी उतना ही होगा। हमें क्या करना था, कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ हमने और एक कंसेप्ट यूज किया है जिसमें हम
इस सेकेंड प्लेट की आउटर सरफेस को हम क्या करने वाले हैं, अर्थ को कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब हमने इसे ग्राउंडेड किया। ये जो इनर सरफेस पे चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस, दिस चार्जेस आर बाउंडेड चार्जेस, क्योंकि इन पॉजिटिव चार्जेस ने उन्हें अट्रैक्ट करके रखा है, बाउंड करके रखा है। सो दिस निगेटिव चार्जेस आर दी बाउंडेड चार्जेस। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने इसे अर्थ को कनेक्ट किया तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, क्योंकि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यहाँ हमने अर्थ को इसे अगर कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू प्लेट एंड दिस ऑल दिस पॉजिटिव चार्जेस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। मतलब यहाँ पे ये सभी चार्जेस जो है ये क्या हुए, न्यूट्रलाइज हुए। निगेटिव चार्जेस तो बाउंडेड चार्जेस थे, तो वो यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे जो कैंसल होने वाले चार्जेस है, न्यूट्रलाइज जो हुए हैं, वो कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे क्या हुए, न्यूट्रलाइज हुए बिकॉज ऑफ दिस अर्थ कनेक्टिंग। मतलब हमने अगर सेकेंड प्लेट के आउटर सरफेस को अर्थ को कनेक्ट किया तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हुए, मतलब ये पॉजिटिव V1 जो पोटेंशियल था वो क्या हुआ, यहाँ पे कैंसल हुआ। अब जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब मान लेते हैं हम फी डैश इक्वल टू, यहाँ φ1 की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब फी डैश की वैल्यू हमें मिलेगी फी माइनस φ1। मतलब जो नेट पोटेंशियल, न्यू नेट पोटेंशियल होगा वो होगा फी माइनस φ1। मतलब यहाँ पे देयर इज सर्टेनली डिक्रीज और रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, कम हो गई है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है, जिसे हम यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड कैपेसिटेंस C2। मतलब अब इस कॉम्बिनेशन दोनों प्लेट की मिलाकर, दोनों प्लेट का टोटल कैपेसिटेंस जो है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस C2 जो है, वो C2 क्या होगा, चार्ज तो उतना ही है पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब कितना है, फी माइनस φ1। नाउ विच कैपेसिटेंस इज लार्जर, C1 और C2? See here, this is the potential phi and this is the potential phi minus φ1. So this potential will be small, and this, if this potential is small, then C2 will be large. That is, capacitance C2 will be much greater than C1. C2 मतलब कैपेसिटेंस ऑफ बोथ दिस प्लेट, इन दोनों प्लेट का ये कैपेसिटेंस है और वो कैपेसिटेंस पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब कैपेसिटी बढ़ गई इस दो प्लेट का यूज करने की वजह से। यहाँ पे कैपेसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, एंड दैट इंक्रीज द कैपेसिटी इज ड्यू टू दी सेकेंड प्लेट। सेकेंड कंडक्टर को हमने यहाँ पे यूज किया, इसी वजह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। एंड नाउ वी एड मोर चार्जेस इन दिस कैपेसिटर। हम इस कैपेसिटर में और ज्यादा चार्जेस अब क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स इज नथिंग बट द कैपेसिटर। इस दो प्लेट की, दो कंडक्टर की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, कैपेसिटर। तो अब हमें पता चलेगा व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ और इस अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर दो कंडक्टर की एक अरेंजमेंट होती है। कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो कंडक्टर को हमने यहाँ पे किस तरह से रखा है, पैरेलल रखा है। इन विच दी वन कंडक्टर इज अर्थ कनेक्टेड, जिसमें एक कंडक्टर के आउटर सरफेस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अर्थ को कनेक्ट करने वाले हैं। इसी कॉम्बिनेशन को, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। और यहाँ पे हमने जो मेटल प्लेट्स यूज की थी, यहाँ पे हमने जो कंडक्टर्स यूज किए हैं वो क्या है, असल में मेटल प्लेट्स है। और वो दो प्लेट को हमने यहाँ पे किस तरह से प्लेस किया है, पैरेलल प्लेस किया है। और इसी वजह से हम इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब एक सिंपल कैपेसिटर ही है, हम उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर आर टू प्लेट्स, टू मेटालिक रेक्टेंगुलर प्लेट्स which are placed parallel to each other and close to each other। हमने इन दो प्लेट्स को यहाँ पे पैरेलल तो रखा है, प्लेस किया है, क्लोज है, इसलिए हम इस कैपेसिटर को बोलने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो सिंबल किसी सर्किट डायग्राम में अगर हमें ड्रॉ करना हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल भी हम यूज करते हैं। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो सिंबल इस तरह से हम यूज करने वाले हैं। दो पैरेलल लाइंस, इक्वल हाइट की दो पैरेलल लाइंस हमें दिखानी है। दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर। एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरह से कैपेसिटर को दिखाने वाले हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, और इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल C। मतलब C का मतलब होता है कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सिंबल है सिर्फ इसका। सो व्हाट इज कैपेसिटर, इसका मतलब आपको अब पता चला होगा। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट which is used to store the charges। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने जो देखा था C1 जो कैपेसिटी थी, दैट C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये सिर्फ सिंगल प्लेट अगर होगी तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 थी। नाउ वी यूज द अनदर मेटल प्लेट which is placed parallel to the first plate, and because of the second plate the capacitance of the combination will be increased। इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है? यहाँ पे C2 है, एंड C2 is certainly greater than the C1। C2 की वैल्यू यहाँ पे लार्ज है, और हमने सेकेंड प्लेट के आउटर सरफेस को जो अर्थ को कनेक्ट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या हुए? न्यूट्रलाइज हुए, पोटेंशियल कम हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिड्यूस्ड पोटेंशियल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी इंक्रीज्ड। इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, एंड नाउ वी कॉल दिस कैपेसिटर एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सिंपल कंसेप्ट है, ओके।